चलिए, आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे, देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड मॉर्निंग। आपको दिख रहा है? GST Yes, दिखा sir. आपको? यस सर। आइए हम अपने नोट से कवर करते हैं। सब कुछ कवर किया जाएगा आपको हमारे नोट से। इसका डेफिनेशन, स्कोप और सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑन GST जो भी होगा। आइए, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से हम बताते हैं आपको। जो सर में पास हो गया आगे पार्लियामेंट में, बाहर निकल के आया पार्लियामेंट से पास होके। अब आइए हमारे नोट से कवर करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ GST में। बेसिक चर्चा हमने कर लिया था, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लगाया जाता है, सिस्टम क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है ना, इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है, CGST कब लगता है, SGST कहाँ से होता है, कैसे रेट लगता है, रेट का स्लैब क्या क्या है, IGST कब लगता है, सारा कॉन्सेप्ट जितनी बातें थी बेसिक्स हमने आपको लास्ट क्लासेस में कर लिया था। एक बार अब फिर आते हैं अब पूरे अपने नोट्स पर और स्टार्टिंग से आपको बेसिकली कवर करते हैं रिटेन नोट्स के तौर पर। ठीक है, जरा ये सब नोट्स आपकी ये PDF फाइल जो हमारी है ये हम आप सभी लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है ना, जिससे आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। काफी मेहनत लगी इसको कवर करने में, ठीक है, इससे परेशान न होइए आप, ठीक है। तो इसलिए कवर करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ मैं भी रहने दो भी। देखो तो बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। और तुम अभी लेट में आई हो, अभी चलिए बैठो। और ठीक है, यहाँ लग रहा है 12 GST वर्ड्स किया हमने, एक है CGST या SGST कहो और IGST, ठीक है ना। IGST अकेले होता है, कम इंटीग्रेटेड हो जाता है, इंटीग्रेटेड ना कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के हो जाता है। और C और S दोनों साथ साथ लगते हैं, आधा C आधा S, ठीक है। आगे से हम लोग CGST को C बोले और SGST को S बोले तो क्या आपको दिक्कत होगी? नहीं, कोशिश करेंगे पूरा बोलने। चलिए, तो अब यहाँ पर गया था आपका सिंगल टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई कॉन्सेप्ट लगाया गया था। ऐसी क्या थी एप्लीकेबिलिटी, क्या थी, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। बट अब तो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर 370 हट चुका है, तो ये भी जो हमने ग्रीन यहाँ किया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, अब लागू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वहाँ 370 से था लगता है सेक्शन, तो बहुत से अप्लाई नहीं था। अब तो क्या होगा, वहाँ से सेक्शन हट चुका है, तो ये भी अब यहाँ पूरे देश पार्ट बन गया, वो भी क्या होगा, वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। और फोर्स नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में इसका दिया गया, ठीक है। अब आइए बात करें अब इंडिया, हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। अब इंडिया यानी कि सेक्शन 256 ऑफ CGST एक्ट, उसमें बताया गया, पहले बताया गया आपको पढ़ना होगा इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, टेरिटोरियल बॉर्डर्स प्लस सी बेड एंड सबसॉइल कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरीटाइम जोन और एयर स्पेस एबव टेरिटरी, यानी इन सब जगहों को डिफाइन किया गया एक्ट में कि भाई इंडिया में अगर लगा है GST तो आप बिजनेस जहां भी करेंगे वो ना इंडिया के ऊपर लगा दिया गया ब्रैकेट। देखो इस साइड में देखो हमने क्या बनाया, इंडिया बनाया, इंडिया के ऊपर क्या रख दिया हमने, लगा दिया हमने GST। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ठीक है। तो अब इंडिया का जहां जहां इंडिया का है पहुंचा है, इंडिया है दायरा है, उस दायरे में टैक्स लग गया, कवर किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, एयर स्पेस हो और चाहे वो वाटर हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, 2(1) सेक्शन 2(1)(21) की तरह बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पर्सन, लोकेशन एंड प्लेस, सप्लाई, ITC मतलब इनपुट टैक्स, क्रेडिट और मिसकेरियस, इतना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कवरेज कर लिया। अब यहाँ बात कर स्टार्ट करें हम लोग, गुड्स और सर्विस की बात करें तो गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि भाई किसी का अगर आप सर्विस दे रहे हैं, कोई डॉक्टर है, CA है, एडवोकेट, उसकी सर्विस दे रहे हैं आप, तो सर्विस दायरे में आएगा। और कोई गुड्स आपने परचेज किया, इस कार्ट में गुड्स सब जुटा लिया आपने, तो गुड्स बोलते हैं। तो आप चाहे गुड्स परचेज करिए, कुछ सामान खरीदिए या फिर बेचिए या फिर आप कोई सर्विस लीजिए दीजिए, इन सब जगह पर मिला दिया गया, यानी गुड्स और सर्विस में मिला के लगाया गया GST। जो सर्विस वाले हैं वो भी देंगे GST, जो गुड्स वाले परचेज सेल करते हैं वो भी देंगे GST, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, घबराओ मत, समझो आराम से, सभी बच्चे समझिए। सब लोग देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हो ना, आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो हमारा? यस सर। यस सर। हाँ तो चिंता मत करिएगा, इसका जो ये PDF फाइल हमारी हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, PDF फॉर्मेट में।
ये पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट नोट्स हमारा आपको मिलता जाएगा, चैप्टर वाइज हम देते रहेंगे आपको, सब मिल जाएगा आपको, ताकि आपके लिए सब कुछ एकदम ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी एक्ट की बात करें तो गुड्स को बताया गया है सेक्शन 252 में, और सर्विस बताया गया है आपको सेक्शन 212 में बताया गया। अच्छा, क्योंकि आज हम लोग सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, तो गुड्स मीन्स मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। नहीं हो रहा है, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो कर लेना चाहिए था तुमको ना, अभी तो नहीं थी क्या? देखो देखो देखो, आगे बढ़ने दो, देखो ऊपर देखो, सामने देखो, सामने दिखा, सामने देखो, ऊपर देखो, इसी का तो बाकी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, सभी लोग हैं? यस सर। Yes, sir. समीर, भूमिका, दीक्षांत, महेंद्र, सलभ, Yes, sir. Present time. भूमिका जी आवाज आ रही है ना? देख पा रही, सुन पा रही हैं आराम से? यस सर। चलिए, तो ये सब नोट्स मिल जाएगा आपको टोटल, जो हम कवर करा, जिससे भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपके लिए बनाया हमने, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब देखो क्या है बताया, गुड्स का बताया गया मतलब कि एवरी काइंड ऑफ, क्योंकि देखो अब हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल शुरू कर रहे हैं। अभी मत कहो सर हमको पता है गुड्स क्या होता है, हमको पता है सर्विस क्या होता है, बता चुके हैं, बट अब हम सेक्शन वाइज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्ट में है तो हम जीरो लेवल स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, पूरा खत्म करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू कह लो। तो एक एक चीज समझिए आप पहले आराम से। गुड्स मतलब क्या हो गया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है ना, मैं आपके जो हाथ में जो पैसा है और सिक्योरिटी शेयर सब रखे हैं, ये गुड्स थोड़ी है, जो पैसा मनी है आपके सामने है। ठीक है, बट इंक्लूड्स ऑक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply under a contract of supply। ये जो क्या हो जाएंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, और इसके बाद और पहले अभी सर्विस की बात करते हैं। सर्विस का बताया गया डेफिनेशन, सर्विस मींस एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या, अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा आप कुछ भी सेवा आप दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज की भी कोई भी सर्विस दे रहे हैं, एनीथिंग, तो सर्विस दायरे में कवर कर, खाली वो गुड्स ना हो, गुड्स अब ना दे रहे हो, गुड्स देंगे तो आप गुड्स में आ जाएगा डेफिनेशन में। उसके अलावा आप कोई भी एनीथिंग दे रहे हैं सर्विस आप, तो माना जाएगा सर्विस। बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्या, द यूज ऑफ मनी और its conversion by cash or any other mode from the firm currency or denomination to other firm currency or denominations। मनी का भी, मनी छोड़, मनी तो इंक्लूड होगा नहीं, लेकिन जो मनी में रिगार्डिंग जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे संबंधित, ठीक है ना, लेन देन का, वो क्या हो जाएगा आपका सर्विस दायरे में आएगा। फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जो अलग से आपका प्रतिफल चार्ज, जो सर्विस देगा सर्विस चार्ज अलग से करेगा आपसे, तो उसको बोलेंगे सर्विस चार्ज, सर्विस में आएगा। अब बात करना आपका पर्सन के बारे में आता है कि भाई टैक्सेबल पर्सन, ये भाई देखो दोनों क्या है, हाथ उठा के खड़े हैं भाई साहब, टाई लगा करके, ये क्या कहलाए, टैक्सेबल पर्सन है ये। जो लोग भी डेफिनेशन बात करो, अगर हमने आपको इनकम टैक्स में बताया था, पर्सन की डेफिनेशन हमने आपको इनकम टैक्स में सिखाया था ना, कि पर्सन कौन कौन होते हैं, किस कौन पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या क्या आते हैं, याद आ रहा होगा, पूरा चार्ट बनाया आपका। इंडिविजुअल आता है सर, फॉर्म आता है, कंपनी आती है। हाँ, तो यहाँ बता दिया हमने आपको, वहां सब बताया था। यहाँ भी क्या आ रहा है, टैक्सेबल पर्सन है, तो जाहिर सी बात जो सर्विस दे रहा हो या गुड सेल कर रहा हो, जो व्यक्ति कर रहा होगा वही क्या है, वो टैक्सेबल पर्सन है। वो चिल्ला रहा है, दोनों हाथ खड़ा किया हुआ है, आई एम टैक्सेबल पर्सन, दिख गया आपको पर्सन कौन होता है। चलिए, उसके बाद थोड़ा बहुत एनिमेशन किया हमने आपके लिए कि आपको समझा सके। आप बात करती है पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर अब ना, कि सेक्शन 284 ऑफ CGST एक्ट तहत में यहाँ भी देखो बता रहा है, पर्सन इंक्लूड्स, याद रखो, वहां भी बताया था हमने आपको, पर्सन इंक्लूड्स, ये चीजें हम इनकम टैक्स में आपको पढ़ा चुके हैं, बेसिक में याद आ रहा होगा आपको। यहाँ भी देखो आ गया, पर्सन मतलब इंक्लूड्स क्या, कोई इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, ठीक है ना, लिमिटेड पार्टनरशिप, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, BOI, पूरा अंतर आपको क्लियर है ना। हमने AOP BOI में जो डिफरेंस था मैंने सब बताया था आप लोगों को, सब आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यों सलभ जी, याद है कि भूल गए? याद है सर।
चलिए ठीक है, तो ये सब दायरे में क्या आ रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, सब किसी दायरे में आ गया, ये सब आ गए आपके, इंक्लूड्स हो गए पर्सन दायरे में, ठीक है। कोई कंपनी हुआ सब इसमें आ गए, एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, सब इसमें आ गए, ठीक। इसको मतलब ये पर्सन से आ गए, क्या करेंगे, सब टैक्सेबल देंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे इनके हैंड में, गुड्स या सर्विस को भी यूज कर सर्विस देते हैं तो। पर्सन सेक्शन 24 68 भी कहा, तो अब इसमें और भी क्या रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ में हो, या कोई लोकल अथॉरिटी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो, या ठीक है ना, सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या ट्रस्ट हो कोई, या एवरी आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन हो नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द अबव, जो उसमें ऊपर ना आया हो, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन हो रहा हो जो ऊपर में एम तक में ना आया हो, ऐसे एम तक ना आया हो, वो एन में आ जाएगा। जैसे लोग को आप पर्सन मानेंगे, जब पर्सन करार देंगे तभी उससे टैक्स लेंगे, जब पर्सन नहीं रहेगा टैक्स कहां से देगा। अब आइए बात करते हैं सप्लायर की, ठीक है ना। तो इसी का तुम्हें याद है, एक बार इसको हम बताने से पहले हम बता दें आपको, एओपी बीवाई सब अंतर बता दें आपको हम, कि याद है, आगे बढ़े, क्या क्या चाहती हो बता दें एक बार, एओपी क्या है, बीओआई क्या है, जो पर्सन में। चलो 1 मिनट दो, तुम्हारा बैकअप लगा देते हैं ताकि तुमको याद भी आ जाए, तुम लोगों में अगर भूले हो तो याद आ जाए, या कोई नया जुड़ा है तो उसको भी मालूम चल जाए क्या होता है। देखो, हाँ सभी लोग घर से ही है, तुम्हें क्या लगा कि हम अकेले पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सारे बच्चे आज घर से ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ, इसी का सोच रही है कि हम अकेले पढ़ रहे थे अब तक। देखो उसमें भी कुछ छुट्टी मना रहे हैं, कुछ लोग नहीं है, जब हमने कहा, मैसेज किया था हमने आपको पहले से कल से कि देखिए आज एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आपकी, आपको लीव नहीं देंगे, आपका फाइनल आपका लॉस ना हो, आपकी क्लास हमेशा लगातार रहती है, हम आपकी क्लास रोकते नहीं कभी भी, मगर आप फिर भी आप छुट्टी ले रहे हैं तो जिम्मेदारी फिर आपकी। चलो देखो अब क्या कहा जा रहा है इसमें, हम बता रहे थे ना कि जैसे मान लो कि कोई एक क्या है, सलभ है, सलभ भैया हमारे जो अच्छे वाले हैं, ठीक है, सलभ भैया हैं, और क्या है, एक महेंद्र है, ठीक है ना, एक क्या हो गई, भूमिका जी हो गई, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सलभ भी क्या है, एक पर्सन है, महेंद्र भी क्या है, एक पर्सन है, क्यों सलभ, कोई डाउट तो नहीं है, पर्सन हो ना महेंद्र, ठीक है ना, और यस सर, यस सर कंफर्म हो गया। भूमिका जी भी क्या है, एक पर्सन है, बिल्कुल पर्सन है, यानी कि तीनों ही क्या है, एक पर्सन है। जब तीनों पर्सन आपस में मिल जाते हैं और तीनों पर्सन आपस में मिल के क्या करें, एक ज्वाइंट कोई ग्रुप बना ले, ठीक है ना, इन तीनों पर्सन का एक ग्रुप बन जाए, जो इनका ग्रुप कोई एक बिजनेस कर रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, तीनों मिल काम कर रहे हो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं BOI, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है, सलभ भी अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है, और ये महेंद्र भी क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन है, और भूमिका जी भी क्या है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ना है, एक इंडिविजुअल पर्सन ये भी है। अब मेल फीमेल अलग बात है, लेकिन है तो पर्सन, ठीक है ना, और इंडिविजुअल पर्सन माने जाएंगे ये। भूमिका जी सुन पा रही, देख पा रही, देख पा रही हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। इसका मतलब तीनों ही क्या है आपस में, ये सारा काम आपको इनकम टैक्स में भी हमने बताया था, और इनकम टैक्स में भी पूरा इसका रोल है, क्वेश्चन इसमें आता भी है। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतर करना, और एग्जाम में जानता है आपकी कमजोरी, हमेशा ये पूछेगा, मतलब सबसे आसान चीज पूछता है, उसमें आप लोग फेले हो जाते हैं। यही हम कहते हैं कि बेसिकली आप जो चीजों को कवर करिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो इसको बोलेंगे हम लोग, यानी ऐसा कोई ग्रुप बना जिसमें क्या है, सारे के सारे 3 लोग हैं, 3 जरूरी 3 लोग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 10 हो, जो भी हो, जितने भी मेंबर्स इसके हैं, सारे मेंबर क्या हैं, इंडिविजुअल पर्सन हैं, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, और ये भी क्या अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना। तो जब तीनों सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप मिलकर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें सब क्या है, जो भी ग्रुप है, सब ग्रुप में कौन कौन है, सारे लोग इंडिविजुअल्स हैं, तो कहते हैं BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपसे हम, ये समझ में आपको, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, या बना लिए होंगे, उम्मीद है आपके एग्जाम काम आएगा आपको। फिर आगे बात करें, अगर हम मान लिया कि क्या है, हमारे सामने इशिका जी बैठी हैं, तो एक इशिका जी हो गई, ठीक है, और उसके बाद एक हो गया टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, और एक हो गया
लल्लू राम इंटरप्राइजेस। ये क्या हो गया, यानी इशिका जी क्या है, इनको क्या कहेंगे आप, ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि पर्सन में पर्सन इंक्लूड्स, तो इंडिविजुअल पर्सन दायरे में आते हैं, तो एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल पर्सन बन गए आप, ठीक है ना। और उसके बाद टाटा लिमिटेड क्या है, ये एक कंपनी है, इट्स नॉट इंडिविजुअल, इट्स अ पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स, लॉ कहता है हमारा, दोनों ही लॉ कह रहा है, जीएसटी एक्ट भी कह रहा है, इनकम टैक्स भी कह रहा है, दोनों एक्ट कहता है हमसे कि भाई क्या है, ये पर्सन होते हैं, ठीक है। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या इंक्लूड होंगे, इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, सब होते हैं ना, तो पर्सन तो है, बट क्या है, इशिका जी एक इंडिविजुअल है, टाटा लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, और लल्लू राम क्या है, ये क्या हो गया, एक फर्म है, इंटरप्राइजेस है, तो ये एक फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लो कोई पार्टनरशिप की फर्म है, ठीक है ना। और इसमें 2-3 पार्टनर जो भी होंगे, यानी एक पूरा लिख दे हम इसमें, अच्छा रुको पूरा देते हैं, इसको कर लो, ये मान लिया कि ये क्या हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म का नाम रखा गया है लल्लू राम इंटरप्राइजेस, इसमें होंगे एक लल्लू होंगे, एक राम होंगे, ठीक है, 2 लोग होंगे, अब वो खोजना मत शिकार कहाँ से आ गए, ठीक है। यानी अब क्या किया, इन तीनों लोगों ने ना ध्यान दो, इन तीनों लोगों ने क्या किया, मिल गए, ये भी मिल गए, ये भी मिल गई, ठीक है ना, और ये भी मिल गए, तीनों लोग एक साथ कंबाइन मिल गए, ठीक है ना। ध्यान दो, तीनों मिलके एक ग्रुप फिर बनाए, कोई बिजनेस करने के, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के, या कोई काम करने के लिए तीनों लोग मिलके एक ग्रुप फिर बनाते हैं लोगों का। इस ग्रुप में कौन कौन है भैया, तीनों ही पर्सन के दायरे में आते हैं, इशिका जी भी क्या है, एक पर्सन है, क्योंकि एक्ट कहता है हमसे, टाटा लिमिटेड भी क्या है, एक पर्सन है, और लल्लू राम भी क्या है, पर्सन में आते हैं, सारे पर्सन है, इंक्लूड्स कहता है, उसमें भी क्या है, उन सारे पर्सन में क्या है, ये इशिका जी क्या है, एक इंडिविजुअल है, ये टाटा लिमिटेड एक कंपनी है, और ये एक पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि जो तीनों लोग मिलकर किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस ग्रुप में एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल्स है, और एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 टाइप की, याद रखो। देखो इसके पहले क्या था, इस ग्रुप में जो बनी थी, इसमें क्या था, तीनों लोग क्या थे, तीनों इंडिविजुअल्स थे, तो हमने कहा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का कहा गया। इसमें क्या है, तीनों लोग क्या हो गए, एक साथ नहीं है, उसमें मिक्सर हो गया, यानी कि एक इंडिविजुअल है पर्सन, बट एक इंडिविजुअल हो गया, एक कंपनी हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म हो गई, तीनों अलग अलग हो गए, तो इस ग्रुप में तीनों मिल गए अलग अलग, इसको हम बोलेंगे एओपी, इस ग्रुप का नाम रखा जाता है एओपी। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जो ग्रुप बनी, क्योंकि तीनों ही क्या है, पर्सन है, और तीनों पर्सन मिले हैं, बट तीनों इंडिविजुअल तो थे नहीं, तीनों कंपनी भी नहीं थे, तीनों फर्म भी नहीं थे, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इज एओपी। ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया था, जो लोग नए हैं उसको बना ले, आगे बड़ा आपको आराम मिलेगा, नहीं आप परेशान हो जाएंगे, फिर बार बार बीच में आएगा, जब एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तभी ओपी कभी आई तो ऐसे ही बोले, आप समझ नहीं पाएंगे क्या दोनों में अंतर है। आप एग्जाम में डिफरेंस हमेशा पूछता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन द एओपी एंड बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें पर्सन अंतर बताइए, और पर्सन की डेफिनेशन बताइए, भाई यही पूछ लेता आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, हमने एक बार नहीं कई बार हमने देखा है, और बच्चे हमेशा इसको अपने मन से बनाना लिख चले आते हैं और गलत होता है, उसको एग्जैक्ट अंतर चाहिए, आप अंतर लिखिए, इसे एग्जांपल बना के आ जाइए आप तुरंत, कि एओपी का एग्जांपल ये हुआ है, बीओपी का ये हुआ, फुल मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, और समझ जाए एग्जामिनर कि बच्चा समझदार है, बच्चा ने गहराई से पढ़ा हुआ है। ये सब बेसिक चीजें हैं, जानना बहुत जरूरी है। लिखा आता आप समझ नहीं पाते हो क्या कर रहा है, लिखा है लॉ की लैंग्वेज में, और ऊपर जाता है, भाई लॉ की लैंग्वेज डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है ना, बच्चों को समझ नहीं आती है, कंफ्यूज रहते हैं लोग। अभी बताइए यहाँ तक कुछ पूछना है, हम अपने सीट पर वापस आए नोट्स पर, ये बात समझ में आपको एग्जांपल समझ में आ गई अच्छी दोनों, या कोई फिर बताएं भी, और हम बोलिए। आ गई सर, आ गई सर। भूमिका, महेंद्र, समीर, आगे समझ में? यस सर। चलिए ठीक है, सर एक बता दीजिए। क्या बताएं, बोलो कौन सा, बोलो क्या बोलो, सर कौन बोलो? दोनों भूमिका बीओआई की अगर ये बात कर रहे थे, तो दोनों ही तीनों ही क्या इस ऐसा ग्रुप बन जाए, जिस ग्रुप में क्या हो जाए कि सब क्या, ये भी इंडिविजुअल, दूसरा भी इंडिविजुअल, तीसरा भी इंडिविजुअल, चौथा पांचवा जितने भी लोग आ जाए, सारे के सारे लोग इंडिविजुअल्स, तो सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप बने तो क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और अगर यहाँ बात किया जाए, इसमें क्या हो गया, एक इंडिविजुअल्स है, एक कंपनी है, और एक पार्टनरशिप है, तीनों लोग मिल के ग्रुप बनाए जो कि बिजनेस में काम करेंगे,
ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बस ये अंतर है कि इनके ग्रुप में तीनों मिक्सचर है और उधर इसके ग्रुप में क्या है, खाली इंडिविजुअल्स है, नाम रखा गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ क्या हो गया, मिक्सचर है। अगर नहीं समझ में आता है चलो एक बार कुछ और हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा कवर करते हैं। जी बताइए जरा, मान लीजिए कि कोई पार्टी हो रही है ना, एक पार्टी रखी गई है, उस पार्टी में क्या है, महेंद्र हैं, सलभ हैं, ठीक है, दीक्षांत हैं, पंकज जी हैं, ठीक है, मतलब 3-4 लोग हैं, ठीक है, ये पार्टी रखी गई है। अब इस पार्टी में तुम क्या, एक ये पार्टी मान लो रखी गई है, इसमें सिर्फ इसी टाइप के बच्चे हैं, लोग हैं, ठीक है ना, और हाँ तीनों इस चारों जितने बच्चे हैं चारों क्या हैं, सब अनमैरिड हैं, ठीक है ना। भैया आप लोगों में कोई मैरिड बता दीजिए, आपको किसी शादी हो गई है, बाल विवाह किसी को नहीं हुआ है, बता दीजिए। सलभ जी, सलभ जी आप मैरिड हैं? हाँ सर, हाँ नहीं। हाँ, अरे हाँ नहीं, एक चीज बताओ, करा हाँ सर, बोलिए जल्दी से। नहीं ना, इसमें किसी का बाल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलिए, तो जब सारे लोग एक तरफ हो गए और सारे लोग क्या, इसमें सारे के सारे क्या हैं, बैचलर्स हैं, तो क्या कहा जाता है, ये कौन सी पार्टी बन जाती है, बैचलर पार्टी। इसमें एक भी पार्टी नहीं आएगा, सब बैचलर हो जाते हैं, बैचलर पार्टी होगी। इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल्स हो गए, तो नाम लग जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे क्या हो गए, एक ही टाइप के लोग हैं, सब बैचलर्स हैं, तो क्या होगी, पार्टी नाम लग गया बैचलर पार्टी। अब दूसरी पार्टी रखी गई है, जिस पार्टी में क्या है, सलभ जी भी हैं, महेंद्र जी भी हैं, इशिका भी हैं, और क्या सोनल भी हैं, सुबी भी हैं, महेंद्र जी भी हैं, ठीक है, और उसमें हम भी हैं, हमारी वाइफ भी हैं, और इशिका के पापा मम्मी भी हैं, और इशिका के दादा दादी भी हैं, बात समझ रहे हो। अच्छा उनकी जगह क्या है, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यानी ऐसी पार्टी क्या हो रही है जिसमें क्या है, हर टाइप के हर एज के सब लोग हैं, मेल फीमेल हर एज के लोग, छोटे से बड़े, मैरिड अनमैरिड सब मिक्स हो गए। तो जो ग्रुप बना वहां पर उसको कहोगे ये बैचलर पार्टी कहोगे उसको, क्यों, उसमें कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, हर टाइप के हर कैटेगरी लोग आ गए, मैरिड अनमैरिड छोटे बड़े सब आ गए उसमें, मेल फीमेल सब है, तो बोलेंगे इसको हम लोग ग्रुप जो बना उसको बोलेंगे वो सब क्या है, सारे सारे पर्सन है ना, कोई इसमें जानवर तो कोई है नहीं इसमें, सब पर्सन है। हाँ अलग बात है कभी कभी हम सलभ को बोल देते हैं सलभ रहा है, इसका थोड़े रहा है, वो तो अच्छा बच्चा है, ठीक है ना। इसका मतलब सारे के सारे क्या है, पर्सन है, इसका मतलब ये कहेंगे उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें कि कई लोग मिक्स हों। हाँ भूमिका जी अभी क्लियर होगा कि एक एग्जांपल और ले अभी बताइए। चलिए आइए अब आप चलते हैं अपने नोट्स पर आ जाते हैं, फिर से देखते हैं और आगे करते हैं। ये हम आपको हाँ टोटल सब मिलेगा आपको, अब एंट्री भी कराना है हम आपको, हमको पता है ना कि कैसे आप चले कि आपको समझ में आए, वरना ये सब ऊपर से आने वाली चीजें हैं, एक्ट की भाषा है ना, तो हम अपने हिसाब से अभी बुक रहने दो, उसके बाद हम पढ़ा लेंगे ना अपने नोट से, हाँ तब मिलाना, देखना तुम्हें सब तुम्हारा कवर चुका रहेगा, समझ लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं उसमें। चलो अब बात करें हम लोग किसकी, सप्लायर की बात कर रहे हैं। सप्लायर सेक्शन 205 ऑफ सीजीएसटी कहता है, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लायर कौन होगा भाई, जो गुड्स बेच रहा हो, सप्लाई कर रहा हो, या सर्विस सप्लाई कर रहा हो, सर्विस दे रहा हो, उसको क्या बोलोगे आप, सप्लायर कहोगे। एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods and service both supply, गुड्स या सर्विस या दोनों मिला के उसका कोई एजेंट है, वो भी क्या मान लिया गया, क्योंकि वो एजेंट है, उसी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपके सप्लाई, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग रिसिपिएंट, सेक्शन 293 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप सप्लायर हैं, तो कोई ना कोई सर्विस ले रहा होगा, पा रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, तभी उसको आप दे रहे हैं। जो दे रहा है वो सप्लायर हो गया, और जो पाएगा वो क्या बनेगा, रिसिपिएंट बनेगा। इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्या बताया गया, ठीक है ना, वेयर अ कंसीडरेशन इज पेबल, का क्या बोल दिया, वेयर क्या, कौन बोल रहा है, सोनल जी क्या कह रही हैं, अच्छा ठीक है, चलो तो वेयर अ कंसीडरेशन पेबल इज पेबल, ठीक है ना, वेयर नो कंसीडरेशन पेबल। अच्छा देखिए एक बात करते हैं,
जी इतना बचा है, इसके बाद देखो ना, तब से आप उसको 2A निकालिए, 2A लॉगिन करो उनका। हाँ ले लो ले लो लो, हाँ ले लो, हाँ लो, वो लेगा, इससे कम नहीं लेगा, लेगा लेगा। चलिए, तो कह रहा है वेयर कंसिडर इज पेबल, ठीक है ना, फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और दोनों के लिए, और लिखा है द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। सीधी सी बात घुमा फिरा कहा जा रहा है आपसे, जो सर्विस ले रहा है तो वही ना पेमेंट करेगा। तो या सर्विस ले रहा हो, उस पर पेमेंट ड्यू हो चुका हो, या वो पेमेंट कर दिया हो, तो क्या कहा जाएगा, रिसिपिएंट। मतलब देख लो जबरदस्ती को घुमाया जा रहा है बात को आपको, ठीक है ना। फिर वेयर इज नो कंसिडरेबल इज नो कंसिडरेशन इज पेबल, ठीक है ना, भाई किसी को आपने सर्विस दिया है, मतलब सर्विस क्या हो रहा है उसको, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्सन हु इज आर गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल फॉर द पर्सन और इशू ऑफ दिस गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। अगर आपको किसी को फ्री में भी सर्विस दे दिया, पैसा उससे नहीं लिया, तो क्या वो तभी वो क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट। मिला उसको सर्विस ना, जो भी सर्विस पाएगा, पेबल है या देना है, वो सब गुड्स पाएगा, सर्विस पाएगा, वो सब कहलाएगा, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं, फिर स्पेंड कर रहा है एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom a supply is made shall be constituted as a reference to the recipient of the supply and shall includes an agent acting for such behalf of the recipient। यानी आप जैसे वहां था ना कि प्रिंसिपल सप्लाई करे या उसका एजेंट सप्लाई कर दे, अब रिसीव करने वाले में आ जाओ, वो कोई आदमी खुद रिसीव कर रहा है या उसके बिहाफ पर कोई और उसका एजेंट रिसीव कर रहा है, तो रिसीव किया ना, रिसीव करने वाला सर्विस या गुड्स क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट कहलाएगा। बस सिंपल सी बात थी ये वाली भी। अब रही बात टैक्सेबल पर्सन की, ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन की बात करें अगर, तो मींस हु इज रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, एंड हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अब इसमें समझना होगा बीच में हम लोगों को कि भाई जाहिर सी बात है कि टैक्सेबल पर्सन जीएसटी के अंतर्गत, सीजीएसटी के अंतर्गत वही कलेक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो, जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो। जब जीएसटी लगा तो बहुत लोग तो जीएसटी में थे ही नहीं, जो लोग भी रजिस्टर्ड थे, टैक्स जो सेल टैक्स दायरे में आते थे या वैट जमा करते थे वैट थे, लेकिन जीएसटी में तो उनको कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। जो एकदम नहीं कर दायरे में थे उनको भी क्या करना पड़ा, भाई टैक्सेबल दायरे में अगर आ रहे हैं आप, तो आपको जीएसटी के अंतर्गत आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जीएसटी नंबर इशू कराना पड़ता था, यह पड़ता है अभी भी, ठीक था क्या है। तो अब ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड होगा वही क्या कर पाएगा, अपना टैक्स इनवॉइस जारी कर पाएगा और टैक्स कलेक्ट भी कर पाएगा, ठीक है ना। अब आप अनरजिस्टर्ड रहेंगे, जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ देखो, अगर तुम्हारे एक करीबी का एग्जांपल है एकदम, जो तुम जानते हो, तुम लोग अगर कोई सब्जी खरीदते हो, सब्जी वाला आता है शॉप से या ठेले से सब्जी खरीदते हो, तो बिल देता है तुमको, जीएसटी इनपुट टैक्स लगा देता है क्या, या आउटपुट लगाता है क्या, उसके ऊपर तुम इनपुट पे करते हो उसको, क्या नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि वो क्या एक तो उस पर है नहीं, बाई द वे होता भी तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं है। या ऐसा कोई सामान जो जीएसटी दायरे में आता है बट जो आदमी बेच रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सामान जीएसटी में आता है, वो गुड्स जो बेच रहा है वो जीएसटी दायरे में आता है, 12% या 5% दायरे में आता है, बट वो आदमी रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे एक छोटा सा आपका जनरल स्टोर्स वाला, मान हाँ लिमिट बता, अभी बताएंगे आगे ना, एग्जांपल ले रहे, जैसे मान लो कि अगर कोई छोटा सा आपके सामने घर के आसपास जो छोटा सा जनरल स्टोर्स वाला है, टॉफी बिस्कुट चॉकलेट सब क्या छोटा कुरकुरे चीज बेचता है 10-5 का, वो क्या जीएसटी में से कराया होगा, नहीं कराया है। लेकिन वो जो कुरकुरे बेच रहा है, वो जो चॉकलेट बेच रहा है, ये सब क्या है, ये जीएसटी वाले गुड्स हैं, इस पर जीएसटी लगा होगा इसी का, ठीक है ना, पेड होगा। बट वो जो सेलर सेल कर रहा है, रिटेलर वाला, छोटा आदमी विक्रेता, वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो हमको जीएसटी इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता हमसे, ठीक है ना, फाइनली बिना बिल का काम होगा, और वो सब इनपुट में मतलब नहीं, उसका आउटपुट मतलब नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये टैक्सेबल पर्सन वो होगा, वो जमा करेगा जो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इनपुट लेके आया होगा, जहां से वो होलसेल में लेकर आया होगा, जिस एजेंसी से लेकर आया होगा, वो रजिस्टर्ड होंगे, वो इनसे जीएसटी का पर जो है टैक्स ले लिए होंगे, ठीक है ना, ये इनपुट लेकर के आया होगा, बट बेचते वक्त ये आउटपुट नहीं ले सकता, ये इनपुट उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है,
जब रजिस्टर रह जाएगा वो भी अब बिल काटेगा, वो भी आउटपुट इनपुट लेस करेगा, नहीं तो फिर इनपुट गया उसका। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं अनरजिस्टर्ड है, इनपुट गया आपका, अब आउटपुट ले नहीं सकते आप, क्योंकि आप सेल कर सकते नहीं, बिल आप ले सकते आप। इसी यही मजबूरी हो गई थी, यही सबसे बड़ी मजबूरी थी कि इनपुट के टैक्स रेट आईटीसी लेने के लिए मजबूरी में बहुत से लोगों ने क्या किया, दायरे में नहीं आ रहे थे, लिमिट के अंदर थे, फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ा। नहीं कराते तो ये बाहर हो जाते, क्योंकि भाई इनका सामान महंगा पड़ता। भाई अगर हम रजिस्टर्ड रहेंगे, 100 का सामान लाए हैं, 12 पर टैक्स लगा है, 112 में लाए हैं, जब भी बेचेंगे हम 115 में बेचेंगे तो 3 रुपए कमाएंगे, ठीक है ना, समझो। तो लेकिन उसमें जो टैक्स लगा तो वो हमको रिफंड मिल जाता है 12 रुपए का। अगर आप रजिस्टर्ड रहेंगे तो 12 जो टैक्स देकर के आए पीछे आपको रिफंड हो जाएगा आपका। लेकिन आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, 112 की कॉस्ट पड़ गई आपकी, आप नहीं ले सकते तो 112 के नीचे आप नहीं बेच पाएंगे। और जो आगे रजिस्टर्ड रहेगा वो जान रहा है 12 वापस हो जाएगा हमारा, वो 105 बेच देगा, 108 में बेच देगा, तभी वो 5 कमा लिया, ठीक है ना। तो उसको लगेगा भैया वो तो 105 बेच रहे हैं वही सामान और आप 115 बेच रहे हैं, तो कस्टमर क्या समझेगा, भैया आप महंगा दे रहे हैं। उसको थोड़ी पता है आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्या मतलब, उसको सामान मतलब है, सेम चीज मिल रहा है, सस्ता में ले लेगा गूगल से आके, क्योंकि उनको इनपुट रेट मिल जा रहा है। तो इसीलिए मजबूरी में हमारा सामान महंगा ना पड़ जाए, इनपुट रेट मिल सके, बहुत लोग, मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जीएसटी में लोग आए, रजिस्टर्ड बने और टैक्सेबल पर्सन वो लोग बने, ताकि हमको आईटीसी क्रेडिट मिल सके। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही अच्छी बात, वरना अभी आगे और चलेंगे तो और बातें क्लियर होती चली जाएंगी आपको कि सब क्या बोल रहे हैं। आओ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करें अगर, तो मींस पर्सन